Good morning, students. We are study BSc second year. Paper past, unit past, day 11. हम पढ़ रहे थे पेलमोन में यानी कि प्रॉन में सेंस ऑर्गन। प्रॉन के सेंस ऑर्गन में हमने पहले पढ़े थे 10वें दिन के अध्ययन में। उसके बाद आज 11वें दिन स्टेटोसिस्ट को अध्ययन करेंगे। स्टेटोसिस्ट संतुलन पुटियाँ। तो प्रॉन के दोनों एंटीन्यूल्स होते हैं, उनके प्रीकोक्सा नामक पादखंड की पृष्ठभित्ति पर स्थित एक छोटे सफ़ेद मोती की आकृति वाले क्यूटिकली खोखली संरचना होती है। ये प्रीकोक्सा में ही ऊपर की ओर एक छोटे से छिद्र द्वारा बाहर खुलती है, जिसे क्या कहते हैं? संतुलन पुटिका छिद्र। इस मोतीवत खोखली संरचना के मध्य में अति सूक्ष्म रेत के कण भरे होते हैं, जिनके चारों ओर अनेक ग्राही सूक रिसेप्टर सीटी अंडाकार रूप में जमे होते हैं। प्रत्येक सूक की लंबी शाफ्ट तिर्यक रूप में होकर भीतरी सिरे यानी रेत के कणों की ओर अनेक रोमिकाओं ब्रिस्टल्स युक्त होती है। ये शाफ्ट नीचे एक फूले हुए आधार से निकलती है। प्रत्येक ग्राही सूक के आधार में संतुलन पुटी की तंत्रिका एंटीन्यूलरी तंत्रिका से निकलती है। संतुलन पुटियों के मध्य भरे सूक्ष्म रेत के कण स्टेटोलिथ के समान कार्य करते हुए ग्राही सूक के माध्यम से प्राणी की स्थिति निर्धारण यानी ओरिएंटेशन एवं शरीर संतुलन इक्विलिब्रियम का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करते हैं। प्राणी की स्थिति में परिवर्तन होने पर रेत के स्वतंत्र कण विस्थापित होकर संवेदी सूकों के निश्चित स्थलों पर टकराकर उत्तेजित कर देते हैं। ये उत्तेजना तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचकर प्राणी को स्थिति परिवर्तन हेतु बाध्य कर देते हैं तथा प्राणी संतुलित हो जाता है। प्राणी के गुरुत्व परिवर्तन पर तत्काल संतुलन की व्यवस्था हो जाती है। निर्मोचन के समय संतुलन पुटियाँ भी नवीनीकृत हो जाती है। नव निर्मोचित प्राणी में स्थिति निर्धारण की शक्ति कम होकर पुनः अधिक हो जाने के भी प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है अपना टैक्टाइल रिसेप्टर स्पर्शग्राही। पेलमोन में स्पर्शग्राही पिच्छ की सूकों के रूप में पाए जाते हैं, प्लूमोज सीटी के रूप में। ये उपांगों के किनारों पर विशेषकर चपटे प्लीपोड्स के किनारों पर झालर के समान लगे रहते हैं। प्रत्येक स्पर्शग्राही पिच्छ की सूक दो खंडों का बना तंत्रिका युक्त खोखला क्यूटिकल का आउटग्रोथ होता है। इसका प्रथम आधार खंड जो शाफ्ट कहलाता है, एक लचीली झिल्ली द्वारा अध्यावरण से लगा रहता है, और दूसरा दूरस्थ खंड होता है जो ब्लेड कहलाता है। शाफ्ट पर लगा होकर बाहरी ओर पतला होता जाता है। इस ब्लेड के दोनों ओर छोटी छोटी सुलिकाओं के समान प्रवर्त लगे रहते हैं, जो बार्ब्स कहलाते हैं। पेलमोन के एंटीन्यूलों व एंटीनाओं पर पाए जाने वाले स्पर्शकों को भी स्पर्श संवेदी माना जाता है, कारण कि प्राणी के माध्यम से स्पर्श ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है अपना घ्राणग्राही ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। पेलमैन के दोनों एंटीन्यूल्स के
बाहरी स्पर्शकों के भीतर की ओर छोटी शाखा में पाई जाने वाली अनुदैर्ध्य खांच में अनेक ओल्फैक्टरी सिटी पाए जाते हैं। ये सूक भी दो खंडों क्रमशः आधारी एवं दूरस्थ खंड द्वारा बने होते हैं। आधारी खंड या शाफ्ट लचीली झिल्ली द्वारा अध्यावरण से लगा रहता है। दूरस्थ खंड या ब्लेड चाकू के आकार की हो जाती है जो शीर्ष पर कुंद या भोंतरी होती है। सभी सूकों में एंटीन्यूलरी तंत्रिका की एक एक शाखा होती है। इन सूकों का कार्य भी घ्राणेंद्रियों के समान ही माना जाता है। इस प्रकार ये अपने सेंस ऑर्गन थे। इन सेंस ऑर्गन में इम्पोर्टेंट अपने स्टेटोसिस्टी बनती है और स्टेटोसिस्ट के बारे में बता रखा है कि दोनों एंटीन्यूल के प्राण में कितने एंटीन्यूल्स होते हैं? दो। दोनों एंटीन्यूल्स के जो प्रीकोक्सा होता है उस प्रीकोक्सा नामक पादखंड की पृष्ठभित्ति पर स्थित एक एक छोटे सफ़ेद मोती की आकृति वाली क्यूटिकली खोखली संरचना होती है। क्यूटिकली मतलब क्यूटिकल की बनी हुई होती है, खोखली मतलब अंदर से खोखली होती है। ये प्रीकोक्सा में ही ऊपर की ओर एक छोटे से छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है और इस छोटे से छिद्र को ही क्या बोलते हैं? संतुलन पुटिका छिद्र। इस मोतीवत खोखली संरचना के मध्य में अति सूक्ष्म रेत के कण भरे होते हैं। ठीक है ना, मोतीवत खोखली संरचना है, उसके बीच में रेत सूक्ष्म छोटे छोटे रेत के कण भरे होते हैं और जिनके चारों ओर अनेक ग्राही सूक अंडाकार रूप में जमे रहते हैं। प्रत्येक सूक की लंबी शाफ्ट तिर्यक रूप में होकर भीतरी सिरे यानी रेत के कणों की ओर अनेक बिस्टल से युक्त होती है। इसके अंदर जो सूक होते हैं जिनको रिसेप्टर सिटी बोला गया है, इनकी लंबी शाफ्ट थोड़ी तिरछी होकर भीतर की ओर यानी रेत के कणों की ओर अनेक रोमिकाओं ब्रिस्टल से युक्त होती है। ये शाफ्ट नीचे एक फूले हुए आधार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नीचे फूले हुए आधार से। प्रत्येक ग्राही सूक के आधार में संतुलन पुटी की तंत्रिका एंटीन्यूलरी तंत्रिका से निकलती है। संतुलन पुटियों के मध्य भरे सूक्ष्म रेत के कण किसके समान होते हैं? स्टेटोलिथ्स के समान। ये स्टेटोलिथ के समान कार्य करते हुए ग्राही सूकों के माध्यम से प्राणी की स्थिति का निर्धारण एवं शरीर संतुलन का कार्य करते हैं। कौन? यही सूक्ष्म रेत के कण जो संतुलन पुटियों के मध्य भरे हैं, यही सूक्ष्म रेत के कण किसके समान कार्य करते हैं? स्टेटोलिथ्स के समान। ठीक है ना। तो प्राणी में इनका क्या कार्य है? स्थिति निर्धारण एवं शरीर का संतुलन। प्राणी की स्थिति में परिवर्तन होने पर रेत के स्वतंत्र कण विस्थापित होकर, मतलब इनकी कार्य प्रणाली बताई जा रही है अब, है ना। जब प्राणी की स्थिति में परिवर्तन होता है तो रेत के स्वतंत्र कण विस्थापित होकर संवेदी सूकों के निश्चित स्थलों पर टकराते हैं और उसको उत्तेजित कर देते हैं। ये उत्तेजना तंत्रिकाओं के माध्यम से कहाँ जाती है? ब्रेन को जाती है, मस्तिष्क को जाती है और प्राणी को स्थिति परिवर्तन के लिए क्या कर देती है? बाध्य कर देते हैं और प्राणी क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। ठीक है। प्राणी के गुरुत्व परिवर्तन पर तत्काल संतुलन की व्यवस्था हो जाती है। निर्मोचन के समय संतुलन पुटिया भी नवीनीकृत हो जाती है और नव निर्मोचित प्राणी में स्थिति निर्धारण की शक्ति कम होकर पुनः अधिक हो जाने के प्रमाण भी मिले। ठीक है। चलो अब आते हैं अपन रिप्रोडक्शन, जनन।
पेलमोन में मात्र लैंगिक जनन ही जनन काल होता है, मतलब इसमें अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। तथा पृथक लिंगी प्राणी होने के कारण, मतलब ये अलग अलग सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, इनमें लिंगीय विभेदन स्पष्ट रूप से पाया जाता है। अब लिंगीय विभेदन मतलब इनको मेल एंड फीमेल को अलग अलग कौन से लक्षणों के आधार पर कर सकते हैं, ये सुनो। नर मादा की अपेक्षा बड़ा होता है, ठीक है, नर मादा की अपेक्षा बड़ा होता है। ध्यान रखो, सामान्यतया एनिमल्स में, लोअर एनिमल्स में मेल फीमेल से छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर पेलमोन में मेल फीमेल की अपेक्षा बड़ा होता है, ठीक है। किंतु नर का उदर अपेक्षाकृत अधिक सकड़ा होता है। नर की वक्षीय टांगें मादा की अपेक्षा शरीर पर एक दूसरे के अधिक निकट होती है। नर की दूसरी किलाब टांग मादा की तुलना में मजबूत व अधिक लंबी होती है। नर के दूसरे प्लीपोड्स के जोड़े में अपेंडिक्स इंटरना व एंडोपोडाइड के बीच में एक अतिरिक्त प्रवर्ध होता है, जिसे अपेंडिक्स मैस्कुलाइना कहते हैं, ठीक है। नर के दूसरे प्लीपोड के जोड़े में अपेंडिक्स इंटरना व एंडोपोडाइड के बीच एक एक्स्ट्रा प्रवर्ध आउटग्रोथ होती है, जिसे क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स मैस्कुलाइना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नर में उदर खंडों के एपीमीरा, नर के उदर खंडों के एपीमीरा होते हैं, वो मादा की तुलना में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। उदर खंड से रिलेटेड कुछ भी आएगा अपन आराम से लिख सकते हैं कि मादा में ये नर की अपेक्षा बड़े होते हैं। उसके पीछे गर्भाशय और अंडे बच्चे जो भी है ना, उनको कुछ टाइम के लिए यानी पीरियड, गर्भाशय पीरियड के लिए शरीर के अंदर स्थान देना होता है, इसलिए वो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, ठीक है। मादा में जनन छिद्र तीसरी जोड़ी टांग के कोक्जा के आधार पर होता है, ठीक है, जबकि नर में जनन छिद्र पांचवी जोड़ी टांग के कोक्जा के आधार पर स्थित होता है। इस प्रकार ये 6 कैरेक्टर हैं जो मेल को फीमेल से अलग करते हैं, ठीक है, और ये तुम्हें याद भी होना चाहिए। जननांग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर व मादा दोनों में जननांग की स्थिति व सामान्य व्यवस्था समान प्रकार की है। पश्चवक्षीय क्षेत्र में हिपेटोपेंक्रियाज के पृष्ठ और पेरिकार्डियम के अधर में जननांग स्थित होता है, जो आगे रीनल कोष तक तथा पीछे प्रथम उदरखंड तक फैले रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये इसके अंदर जनन सिस्टम में इसका बचा हुआ हिस्सा हम 12वें दिन के अध्याय में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखें। एक अच्छे नागरिक की पहचान है कि हम हर अच्छी आदत को अपनाएं और दूसरों को भी बताएं। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, शादी समारोह में भीड़ में जाने से बचें और ज़्यादातर टाइम घर पर रहें और एक स्टूडेंट होने के नाते केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी के लिए किताबों से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो किताबों में सिमटा पड़ा है वही हमारे जीवन का आधार होता है, हमारा भविष्य तय होता है। हम अपने आप से चोरी नहीं कर सकते।
ठीक, थैंक यू वेरी मच।